हेलो बच्चों, आज मैं AECC का सिलेबस लाई हूँ जो कि BA, BSc और कॉमर्स तीनों के लिए ये सिलेबस है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, तो अलग से सिलेबस लेने की ज़रूरत नहीं है और न ही उसको प्रिंट कराने की ज़रूरत है। जितना मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। यही आपका सिलेबस है जो कि 80 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है, पहले निबंध है। निबंध में आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पढ़ना पड़ेगा और उसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद घीसा है, माधवी वर्मा का है, ये कहानी है, निबंध है, सॉरी। पर्यावरण संरक्षण जो सुखदेव प्रसाद हैं, यहाँ पूरा देखिए कट गया है, सुखदेव प्रसाद है इनका, ये पर्यावरण संरक्षण पर निबंध इनका है। और धूमकेतु गुणाकर मूल्य हैं। तो ये आपको निबंध कितने पढ़ने हैं, 1 2 3 4, आपको 4 निबंध पढ़ने हैं। उसके बाद कविताएं हैं, कविताओं में भी 5 आपको पढ़ना है। 4 निबंध है, 5 कविता हैं, इसमें कि बेटी बिहारी जागरी, उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद है पैतृक संपत्ति, हाँ, पैतृक संपत्ति मतलब पिता की संपत्ति। जब बाप मरा, मतलब बाप के मरने के जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति कहाँ किसकी हो जाती है, बच्चे की हो जाती है। और उसको बोला जाता है पैतृक संपत्ति, मतलब पिता की संपत्ति। तो इसको लिखे केदारनाथ अग्रवाल। ओके, उनको प्रणाम, इनको लिखे हैं नागार्जुन, उनको प्रणाम। इस कविता में क्या है कि जो लोग असफल हैं ज़िंदगी में, जीवन में, उनको नागार्जुन प्रणाम करते हैं कि उनके नाकामयाब या असफल होने के कारण ही आज हम असफल हैं। और जो असफल हैं उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनमें वो ताकत या वो पावर नहीं है जो कि सफल वाले में है। उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की जितना कि आपने किया है। हाँ, बशर्ते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और जीवन में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो अगर कोई असफल हो रहा है तो आप सफल हो रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर 2 सीटें हैं या 1 सीटें हैं, तो वहाँ पर 10 लोग अगर प्रतियोगिता में गए हैं तो एक ही को मिलेगा, बाकी सबको तो नहीं मिलेगा। लेकिन पास सभी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर सीट ज़्यादा है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, अगर उसका पॉइंट से भी अगर ज़्यादा आपसे है तो उसको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछला वाला है वो कमज़ोर है, उसका भी उतना ही हक है या फिर उसका भी उतना ही टैलेंट है। लेकिन सीट या जगह कम होने की वजह से हमारे टैलेंट को यहाँ पर क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि आप उस योग्य नहीं हैं। साधन की कमी होने की वजह से हम अयोग्य साबित कर दिए जाते हैं। अगर वही साधन ज़्यादा होता, सीटें ज़्यादा होती तो सभी को नौकरी मिल सकती है, सभी सफल हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर साधन की कमी होने के कारण असफल दिखाया गया है। हाँ, मान सकते हैं कहीं पे किसी जगह पर ये है कि मान लीजिए हम नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ की पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आप योग्यता को मतलब क्या दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि पब्लिक प्लेस में आपका क्रिकेट है, मतलब खेल जगत में है, तो वहाँ पर आपका ये नहीं दिया जाएगा कि ये थोड़ा सा खेला है या ज़्यादा खेला है या कम नंबर या ज़्यादा नंबर, नहीं। वहाँ पर हर किसी को 100% देना पड़ेगा। वहाँ पर ये होगा कि नहीं, ये आदमी सफल है तो सफल है, ये आदमी असफल है तो असफल है। लेकिन फिर भी जो असफल हैं कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, तो उसको आप कम मत आकिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उसको अंडर एस्टिमेट करने का मतलब क्या है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
अगर मान लीजिए आप उस जगह पर होते, तो अगर वो जो असफल है, अगर वो आपको अंडर एस्टिमेट करे तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। और ऐसे लोगों को नागार्जुन क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप प्रणाम के, बधाई के लायक हो। भले आप जीवन में असफल हो, लेकिन थोड़ी सी ही कुछ कुछ ऐसी कमी रही है जिसमें कि आप असफल हो गए, तो आप अपने आप को असफल मत आंकिए या सोचिए। और ऐसे लोगों को मेरा सशक्त नमन प्रणाम। और इस कविता को लिखने का ध्येय भी यह है कि जो जीवन में असफल हुए हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, उनको भी अपने साथ लेकर चलिए। हो गई है पीर परवसी, उसके बाद है दुष्यंत कुमार है। और ये भी है, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय इन्होंने एक आह्वान किया है कि अब बहुत हो गया, अब हम लोगों ने बहुत शोषण सह लिया, बहुत गुलामी कर ली, अब वक्त आ गया है इस गुलामी को या इस गुलामी से बाहर आने की। अब पाप का घड़ा भर गया है, अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। इसलिए बोला गया हो गई है पीर परवसी। हमारा जो दुख है, हमारा जो कष्ट है, वह कैसा हो गया है, पर्वत के समान हो गया है, हिमालय पर्वत के समान हो गया है। अब इस पर्वत के समान दुख को अब खत्म करने का वक्त आ गया, समय आ गया है। अब इसको जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा है और उसी समय हमको आज़ादी मिली। पाँचवा नंबर, धार्मिक दंगों की राजनीति। इनको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह। धार्मिक दंगों की राजनीति मतलब ये जो राजनीति हमारे देश की है ना, उस पर इन्होंने लिखा है कि आज की राजनीति धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। दोनों पक्षों, दोनों जातियों, दोनों धर्मों, या वो लोग देख रहे हैं कि वीक पॉइंट क्या है, कि दोनों पार्टियों या दोनों मज़हबों को मिलाकर कैसे अपनी रोटियां सेकना है। ये हर नेताओं की क्या हो गया है, एक प्लस पॉइंट हो गया है कि कैसे अपने वोटों को लेना है। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने बारे में सोच रहा है। तो कोई भी देश की राजनीति नहीं कर रहा है, देश के लिए राजनीति नहीं कर रहा है, धार्मिक दंगों की राजनीति कराकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। इसको बहुत सुंदर लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। और अंत में आती है कहानी। कहानी में आपका इसमें 4 कहानी है। मंत्र है, प्रेमचंद का है, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। और दूसरा है भोला राम का जीव है, जो कि हरिशंकर परसाई का है। ये भी बहुत सुंदर मतलब हंसी वाला जो कहानी है, इसमें हंसने के साथ साथ में मैसेज बहुत अच्छा है। हमारे जो देश की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उस पर व्यंग किया गया है इसमें। तीसरा नंबर त्रिशंकु है, मन्नू भंडारी का है। ये बहुत सुंदर कहानी है। ये आज की जो पीढ़ी है, हमारे बीच जो गैपिंग है सोच की, थॉट की, उसको दिखाया गया है। माँ बेटी हैं उसमें, त्रिशंकु में। और चौथा पाली है, जो कि यशपाल का लिखा हुआ है। और ये यशपाल की जो पाली कहानी है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय की स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया है। बंटवारे के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत, जो हिंदू थे, आए, और यहाँ से जो मुस्लिम जो जाना चाहते थे वो गए। तो खासकर जो हिंदुओं की जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक है, और उसी को ही यहाँ पर दिखाया गया है। यशपाल ने बहुत सुंदर दिखाया है। और पाली जो है एक बच्चा है, उस पर ये कहानी पूरी है कि कैसे जब उसको जो मुस्लिम इलाके में जब उसको पकड़ा जाता है, पाकिस्तान में जब वहाँ पर कुछ मतलब मुसलमानों के बीच में आ जाता है, और उसको लोग पकड़ कर उसका खतना करते हैं, मुस्लिम रीति रिवाज से उसको रखते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा है। और जो पाली के जो पिताजी हैं, उनके 3-4 बच्चे थे शायद, और एक की मृत्यु भी हो गई है। तो बहुत सारे लोग इधर उधर खो गए हैं। तो एक पाली है जो यहाँ पर पाकिस्तान में है, और मुस्लिम जो दंपति हैं उनके बीच में वो उसका पालन पोषण हो रहा है। और लोग बोल भी रहे हैं कि एक दिन ये अगर इंडिया वहाँ से लोग अगर ये करें, शिकायत करें, तो ये बच्चा फिर वहाँ पर चला जाएगा।
तो वहाँ पर यही स्थिति होती है कि अंत में पाली के जो पिताजी हैं लोग ढूँढते ढूँढते आते हैं वहाँ पाकिस्तान में, और पाली को ले जाने के लिए ये होते हैं, तैयार होते हैं, और नहीं देना चाहती है पाली की जो मतलब माँ थी, मुस्लिम जो माँ थी वो देना नहीं चाहती हैं, दोनों दंपति नहीं देना चाहते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह पाले पोसे हैं, और नमाज भी पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो जहाँ पर जैसा सिस्टम रहता है वैसा उसका पालन करता है। तो वो बच्चा जो है, जो पाली है, फिर जब उसको ले आए वहाँ पर, जब इंडिया में लेकर आते हैं लोग, तो फिर उस वहाँ पर ये लोग जो पंडित वंडित हैं उसका फिर नहीं होता है, घर वापसी होती है, तो उसका शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण करवाया गया, फिर चुरकियाँ जो है चुटियाँ चुटियाँ रखी जाती हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है। फिर वहाँ पर भी जाकर वह टोपी लगाता है, फिर नमाज 5 वक्त की पढ़ने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भी लोग बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं, ये क्या है, जहाँ पर था उसको वहीं पर छोड़ कर आओ, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो देखा जा रहा है कि मतलब उसमें बच्चे के क्या दोष है, जहाँ पर जैसा वातावरण है वैसा वह पेश कर अपने आप को करता है, लेकिन दो मजहबों के बीच जो बीच का जो बच्चा होता है वो कैसे पीसा जा रहा है, या फिर कैसे मानव जाति जो हम लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये दिखाया गया है कि देश का कभी बंटवारा नहीं हुआ है, देश तो धर्म के आधार पर बंटवारा उसका हुआ है, वरना लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर हमारे बीच अगर दुश्मनी पैदा करता है तो वह धर्म है, धर्म ही हमारे बीच जो है कांटा बना हुआ है। तो इसमें बहुत सुंदर ये कहानी पाली भी मुझे लगी है, और आशा करते हैं कि जब मैं पढ़ाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा इस कहानी को। शॉर्ट में मैंने बताया अभी, और बात ज़्यादा नहीं बता पाई हूँ, तो इसका मैं छोटा ही वीडियो बना रही हूँ, फिर भी लंबा हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। और आ जा रहा है यहाँ पर परिभाषिक शब्दावली, जो आपको 100 शब्द रहेंगे, और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, आप लोग को 5 नंबर का 5 आएंगे इसमें, हो सकता है 2 2 2 पच्चे 10, हाँ 2 2 करके 5 या 6 आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। देख लीजिए, पहला जो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, एडहॉक, तदर्थ, एडजर्नमेंट, स्थगन, एडजस्टमेंट, समायोजन। तो इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, और इस वीडियो को देखिएगा, पॉज करके अपना देख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसका प्रिंट करवाएं फिर अलग से, कुछ नहीं ज़रूरत है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हो जाएगा। और इसका शॉर्ट भी मैंने, जितने भी क्वेश्चन है मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा सारा, अब जितना छूटा हुआ है और भी कहानी है, कविता है, मैं उसका वीडियो बना दूँगी, देखिए। फिर उसके बाद आ रहा है एजेंडा, कार्यसूची, एग्रीमेंट, अनुबंध, अलॉटमेंट, आवंटन, एलोवेंस, भत्ता, अप्रूवल, अनुमोदन, अथॉरिटी, प्राधिकरण, ऑटोनोमस, स्वायत्त, बोनाफाइड, वास्तविक, बायला, उपविधि, चार्ज, प्रभार, सर्कुलर, परिपत्र, कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, कन्फर्मेशन, पुष्टि, कंसेंट, सहमति, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, डिस्क्रिशन, विवेक, एनक्लोजर, अनुलग्नक, एक्स ऑफिस, पदेन, ऑनोरेरियम, मानदेय, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, मेमोरेंडम, ज्ञापन, मोडस ऑपरेंडी, कार्यप्रणाली, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ऑफिशिएटिंग, स्थानापन्न, पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, स्थगन, प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, रिकॉर्ड, अभिलेख, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, स्टैग्नेशन, गतिरोध, वेरिफिकेशन, सत्यापन। तो मैं तो यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 100 जितने भी 100 है शब्दार्थ हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, और हो सके तो जब मैं क्लास लूँगी तो सुनूँगी भी, ठीक है। तो आज ये अकाउंट, ये जो व्यावसायिक वाणिज्यिक संचार माध्यमिक, ये क्योंकि इसमें आप कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं ना, तो उनका भी इसमें है शब्दार्थ है, उस टॉपिक से भी संबंधित है, कॉमर्स वाले से संबंधित भी इसमें शब्दार्थ हैं। देखिए, जैसे अकाउंट, अकाउंट का लेखा या खाता होता है, अकाउंटेंट, लेखपाल, एडजस्टमेंट, समायोजन, एड पर, सम मूल्य पर, ऑडियो विजुअल
डिस्प्ले दृश्य श्रव्य प्रदर्शन। ऑडिट लेखा परीक्षा, ऑडिशन स्वर या ध्वनि परीक्षण। उधर ऑडिशन दिया है मतलब आपकी आवाज़ का वहाँ परीक्षण किया जाता है। ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह, ऑथेंटिक प्रमाणिक, बैकडेटेड पूर्व दिनांकित, बेल जमानत, बैंक गारंटी, बैंक प्रत्याभूति, बियरर वाहक, कैश बैलेंस, रुकई बाकी, क्लियरिंग समाशोधन, कमीशन दलाली, कमीशन का देख रहा है हिंदी क्या, दलाली, कन्फिस्केशन अधिहरण, कन्वर्टिबल परिवर्तनीय करेंसी मुद्रा, करेंट चालू खाता, डिविडेंड लाभांश, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, एंडोर्समेंट बंदोबस्ती, एक्सचेंज विनिमय, फाइनेंस वित्त, फिर डिपॉजिट सावधि जमा, फॉरफीचर जब्ती। ये आपका बिजनेस से संबंधित है, एक आपका जो कॉमर्स से संबंधित ये सारे ये हैं। अब तो तीनों मिलाकर आप लोग एग्जाम देना तो तीनों आएगा शब्दार्थ, BA BSc और कॉमर्स तीनों का शब्दार्थ इसमें रहेगा। फिर गारंटी प्रत्याभूति, इंडेमनिटी बॉन्ड क्षतिपूर्ति बंध, इंसॉल्वेंसी दिवाला, इन्वेस्टमेंट निवेश, लीज पट्टा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दीर्घावधि उधार मतलब ज़्यादा समय के लिए उधार, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लमसम एकमुश्त, मोबिलाइजेशन संग्रहण, मोरेटोरियम भुगतान स्थगन, मोर्टेज गिरवी, आउटपुट उत्पादन, आउटस्टैंडिंग बकाया, पेएबल देय, पेमेंट भुगतान, प्रोग्रेसिव नोट रुक्का या हुंडी, रियलाइजेशन वसूली, रिकमेंडेशन संस्तुति, रिकमेंडेशन का हिंदी देख रहे हो, संस्तुति, रेक्टिफिकेशन परिशोधन, रिकरिंग आवर्ती, रिडीमेबल प्रतिदेय, रिन्यूअल नवीकरण या नवीनीकरण, रेवेन्यू राजस्व, सेंसेक्स या सूचकांक, सिक्योरिटी प्रतिभूति, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अल्पावधि उधार मतलब थोड़े समय के लिए उधार, स्क्वीज अधिसंकुचन, सरचार्ज अधिभार, सस्पेंस अकाउंट उच्चंत लेखा, ट्रेडमार्क मार्का, ट्रांजैक्शन लेनदेन। ओके, जो लंबा हो जा रहा है इसको आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो उसके बाद कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट की। ये आपका पूरा सिलेबस है और ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र अंतरण, टर्नओवर, पर्यावर्त, अंडर वैल्यूएशन, अल्प मूल्यांकन, वैलिडिटी वैधता, वॉल्ट तहखाना, वारंटी, आश्वस्ति, विड्रॉल आहरण, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, वाइंडिंग अप समेटना। तो बच्चों आपका ये सिलेबस जो है ACC का पूरा कंप्लीट है। आपका जितने भी क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट वाले 2 नंबर का वो सारे यहीं से आएंगे। और मैं जब क्लास लूँगी तो मेरी मुझे सिलेबस में क्या क्या मतलब पढ़ाना है वो सबको बता दिया गया वहाँ पर। मुझे शायद कहानियाँ दी गई हैं, क्या दिए गए हैं, तो जो भी दिया गया होगा तो निबंध कहानी और कविता है तो उसको मैं पढ़ाऊँगी। और इसके अलावा अगर जो वीडियो नहीं बना होगा निबंध कहानी या कविता में से मैं उसको एक एक करके बनाऊँगी और अपने इसमें छोड़ दूँगी चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे भी तो क्लास होगा ही, जब क्लास होगा तो उसमें मैं बता दूँगी जो भी नहीं आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और जो भी कुछ पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगी। जो समझ में नहीं आया होगा तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो सारा सिलेबस यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।